नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एलपी साइको टेस्ट में हम लोग टेस्ट 2 से चीज़ों को स्टार्ट किए थे। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 5 बैटरी टेस्ट होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में, और हर बैटरी टेस्ट में अलग अलग टाइप मिलेंगे और उस टाइप से कोई एक टाइप आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो हम लोग सेकेंड बैटरी टेस्ट से चीज़ों को स्टार्ट किए हैं, और इस सेकेंड बैटरी टेस्ट में 2 टाइप्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें से एक है आपका टेबल टेस्ट। इस टेबल टेस्ट में मैंने आपको कितने क्लास दिए हैं, तो 3 क्लास दिए हैं। सबसे पहले 3 क्लास का जो 2 क्लास रहा, पहला और दूसरा क्लास, पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के हर एक एक पॉइंट को मैंने फिगर वाइज दिखलाया, कैसे मूव ऑन करना है टेबल में वो सारी चीज़ें बताई। और नेक्स्ट जो तीसरा क्लास कल था, वो सारे कंडीशन को मैंने एक एक क्वेश्चन में ऐड ऑन करके आपको अप्लाई या फिर इम्प्लीमेंट करना सिखलाया। लेकिन अब टेबल टेस्ट में एक और क्लास आपकी लगेगी, चौथी क्लास लगेगी, जो आपको पता है कि टेबल टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे 5 मिनट में। तो मेरी कोशिश है कि एक ऐसा सेशन हो जो 5 मिनट में 10 क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखलाया जाए। ठीक है, अभी देखिए आपने टेस्ट सीरीज को परचेस कर लिया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किसकी टेस्ट सीरीज आपको परचेस करनी है, क्या मार्केट में चीज़ें चल रही है। फुल ऑन आप उस वीडियो का वेट कर लीजिएगा। अब आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं बैटरी टेस्ट 2 का सेकेंड टेस्ट, जो होगा आपका क्लॉक टेस्ट। अब आज ही इस क्लॉक टेस्ट को हम लोग कंप्लीट, इसके जितने कंसेप्ट है इस 4th लेक्चर में, साइको का जो 4th लेक्चर है उसको समाप्त करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटरी टेस्ट हम लोगों का समाप्त हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में इस पर हम लोग फिर प्रैक्टिस भी कर लेंगे। और इसके बाद फिर हो सकता है ब्रेक टेस्ट या काउंटिंग, जो आप लोग का डिमांड है, घन का जो भी काउंटिंग करना है, आपका मेमोरी जो टेस्ट है, वो सारी चीज़ें भाई। तो उसमें बहुत टिपिकल चीज़ें या बहुत कुछ मुझे समझानी नहीं है। उसमें एक सेशन में लूँगा कि आपको मैं ट्रिक बतलाऊंगा कि कैसे चीज़ों को याद करना है, कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में रखनी है। जैसे कि कल आपने देखा टेबल टेस्ट, ये था हम लोगों का कल प्रैक्टिस सेशन। यहाँ से मैं आपको अगर दिखाऊं, प्रैक्टिस सेशन जो हम लोगों ने कल किया, यहाँ से ये रहा, देखिए। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ मेरे से गलती हो गई कि जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो मिलेगा ना, देखिए क्या मिलेगा, जो एग्जामिनेशन हॉल में जो आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो ये पैटर्न पे रहेगा। यानी कि इस प्रकार से देखिए आपको यहाँ पे आपको तो क्लॉक दिख रहा है ना, इस टेस्ट का ही नाम है क्लॉक टेस्ट या फिर वॉच टेस्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने टेबल पढ़ा तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से टेबल दिया हुआ रहेगा। और ठीक देखिए यहाँ पे आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये तीसरा क्वेश्चन है, इस प्रकार से नंबरिंग रहेंगे क्वेश्चन के। तो आप सोच रहे होंगे सर कि ये क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा, बिल्कुल यही मुझे बतलाना है, क्योंकि आपके पास जो माउस होंगे ना, देखिए मैंने बतला भी रखा है, इस माउस में आपका ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया, और ये जो स्क्रॉल है इसको लॉक कर दिया जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका काम नहीं करेगा। तो इस केस में आपको अब पहला क्वेश्चन को बनाना है, तो भाई पहले तो पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा। तो देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे आपका इस प्रकार से रहेगा, इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, तो इस पे जैसे ही आप राइट क्लिक माउस से करेंगे तो आप इसको ऊपर नीचे कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे कर पाएंगे। पहली चीज़ क्लियर। अब आपको इधर राइट साइड जाना है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ऐसे रहेगा। यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे, इस पे जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो आप इधर मूव करा सकते हैं या फिर इधर मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे, यही सब तो समय लगेगा ना भाई, आपके पास 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, इससे ज़्यादा तो समय है नहीं टेस्ट को अटेम्प्ट करने में। और इसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है कि आपको कंडीशन को भी माइंड में रखते हुए यहाँ पे इसको क्लिक करते हुए इधर घसकाना भी है, इसको पढ़ के फिर से आपको इधर आना है और इस फिगर को देखना है कि कौन किसके पास का लेटर है, क्या नंबरिंग किया हुआ, कौन लेफ्ट में है, कौन राइट में है, कौन फ्रंट में है, कौन अपोजिट डायरेक्शन में है, कौन ट्राइंगल बना रहा है, कौन चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, कौन वर्टेक्स में है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग क्लॉक टेस्ट में देखेंगे। उसको देख के फिर हम लोग उसके सही आंसर में इधर आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, A B C D। ठीक है, यहाँ पे आप
एक बार फिर जाके उसको क्लिक करेंगे, हाँ इसका आंसर ये है, तो यहाँ पे आप इसमें क्लिक कर देंगे तो ये ऑटो सेव हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं कि यहाँ पे जाकर के सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास मतलब ठीक ठाक चीज़ है, क्योंकि बार बार जाकर सेव करने में भी समय लगता है। तो ये परेशानी आपको एग्जामिनेशन हॉल में होगी, ठीक है। देखिए मैंने कहा ना कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं हर एक चीज़ को, क्योंकि भाई देखिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ बंदा आपसे बात कर रहा, ठीक है। और ये बस बैठा ही नहीं, आपको पेपर भी क्लियर किया, मैंने आपको दिखाई भी है भाई साइको के सब कुछ। तो एकदम आराम से कौन सा टेस्ट सीरीज परचेस, किताब कर परचेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। प्रैक्टिस तो आपको ऑनलाइन ही करना है, और सारा थ्योरी कंटेंट मैं दे ही रहा हूँ। और रहा बात इसकी नोट्स की, तो देखिए किताब परचेस करेंगे भाई पैसे लगेंगे ही आपको, तो आप पहले तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट साइको का जितना नोट्स है अभी तक अगर बात किया जाए तो 10 पेज का कंटेंट मैंने रेडी कर लिया है, टेबल टेस्ट और ये क्लॉक टेस्ट को मिला के। उसकी पीडीएफ इसी टेलीग्राम में मैं बताऊंगा कि आपको कब और कैसे चीज़ें मिलेगी, ठीक है। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को मस्ट है ज्वाइन कर लेना। हाँ फ्री नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत मिनिमम, इतनी मिनिमम होगी कि 100 रुपीज़ भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप परचेस करते हैं बुक तो कम से कम 100 प्लस तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, और ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर है भाई। मैं तो फ्री पढ़ा रहा हूँ, फ्री भी कंटेंट को आप रेडी कर लीजिए, हर एक चीज़, ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं कि छुपी हुई है। तो बाकी देर नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। और टेस्ट सीरीज कहाँ से परचेस करना है, कोर्स कहाँ से लेना है, मैंने पहले ही कहा कि आपका कंप्लीट कोर्स इस यूट्यूब चैनल पे कराया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि आप दूसरे जगह से पढ़िए पहले, ठीक है ना। और फिर आप यहाँ का वीडियो देखेंगे और फिर आप खुद एनालिसिस कर पाएंगे कि क्या बेहतरीन क्या चीज़ें हमें मिली है। लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे पे डिपेंडेंट रहिए, क्योंकि आज का वो समय नहीं है भाई। ऑनलाइन रिसोर्सेस है, हर एक जगह आपको जानी चाहिए। जो नई चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें, वो मुझे लेनी है भाई। ऐसा मैं बोल के आपको अपने पास रोकूंगा कभी नहीं, ठीक है। हर किसी के अंदर कुछ कमियां और कुछ खूबियां होती है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लॉक टेस्ट, और इस क्लॉक टेस्ट का आज हम लोग खात्मा भी करेंगे। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, और अगर आपने ये नहीं किया भाई, इसके तीनों क्लास तो कर लीजिए। आपका प्लेलिस्ट बना दिया भी गया है, प्लेलिस्ट आपको मिलेगा साइको PSYCHO साइको ALP के नाम से, ठीक है, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, या चैनल पे भी जाकर के देख सकते हैं भाई। चलिए चीज़ों को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ टर्म्स है, इसको समझिएगा। देखिए जैसे कि आपको क्लॉक टेस्ट में क्या मिलेगा, हिंदी में आपको एक सेंटेंस मिलेगा अवयव, और इसको इंग्लिश वाले भाई आपको मिलेगा एलिमेंट, ठीक है। अब ये क्या है समझिए। जैसे कि अब एक बात ये ध्यान रखिएगा, अभी तक आपने जो टेबल टेस्ट पढ़ा है ना, देखिए ये जो टेबल टेस्ट आपने पढ़ा, प्रैक्टिस भी किया, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका, है ना। क्वेश्चन 2 नंबर में आपने क्वेश्चन पढ़ा, ये टेबल देख करके आंसर दिया आपने D, आंसर 3 का आपका है C, यहाँ 4 का D है, 5 का C है, 6 का C है, 7 का A है, 8 का A है। मतलब क्या समझ में आ रहा है सर, लेटर है ना, यानी कैपिटल बोला, इंग्लिश का कोई एक लेटर ही आंसर आ रहा है, यानी कि जो टेबल में ACDA है ना। लेकिन क्लॉक टेस्ट में क्या होगा, आपका जो आंसर आएगा क्लॉक टेस्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि क्लॉक टेस्ट में जो आपको आंसर देना है वो डिजिट में देना है। डिजिट में देने का मतलब क्या है सर, नंबर में देना है आंसर, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह से होगी, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। अब आइए, पहले तो बात ये क्लियर है कि क्लॉक टेस्ट वास्ट टेस्ट में जो आपका आंसर आएगा नंबर में आएगा, टेबल टेस्ट में लेटर में रहता है। अब आइए समझिए एलिमेंट या अवयव का मतलब क्या है। जैसे कि मैं आपको लिखा हूं कैपिटल A, और इस कैपिटल A के साथ एक मैं नंबर दे दिया हूं 2, ठीक है। अब आप रीजनिंग का मेथड मत यूज करिएगा कि A का जो काउंटिंग नंबर होता है 1 होता है, E का 5 होता है, G का 7 होता है, H का 8 होता है ना। इस तरह से आप अभी माइंड में मत रखिएगा, जो आपको दे दिया हुआ रहेगा इंस्ट्रक्शन में एग्जामिनर के द्वारा, A2, या फिर आपको दे दिया हुआ रहेगा B1, या दे दिया हुआ रहेगा C5, या दे दिया हुआ रहेगा P4। इस प्रकार से आपको चीजें मिलेगी, ठीक है। तो आप इसको क्या कहेंगे, एलिमेंट, ये कंप्लीट। A2 को आप क्या कहेंगे, एलिमेंट या अवयव। B1 को क्या कहेंगे सर, एलिमेंट या फिर अवयव कहेंगे। C5 को क्या कहेंगे सर, एलिमेंट या अवयव कहेंगे। P4 को क्या कहेंगे, अवयव। क्लियर है भाई, ठीक है, ये एक चीज पॉइंट क्लियर है। तो एलिमेंट में आपको क्या मिल रहा है सर, 2 चीज मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है सर, 2 चीज मिल रहा है। कौन कौन सा, एक तो आपका लेटर है ना। लेटर कहने का मतलब हिंदी में एक आपको अक्षर है,
और एक क्या मिल रहा है सर, आपको डिजिट मिल रहा है, यानी कि नंबर, यानी कि हम इसे कहेंगे अंक। देखिए ए हो गया आपका लेटर, 2 हो गया डिजिट, बी हो गया लेटर, 1 हो गया आपका डिजिट, सी हो गया लेटर, 5 हो गया आपका अंक। क्लियर है ना। तो देखिए तीन चीज यहां से, तीन टाइप के सवाल यहां से बनेंगे इसके, ठीक है, तीन टाइप के आपके यहां से सवाल बनेंगे। अब इन तीनों टाइप को आप समझिए कैसे बनेंगे। पहला केस ये, दूसरा केस ये, तीसरा केस। पहला केस में ये बोलेगा कि एलिमेंट को क्या किया गया है, एलिमेंट कहने का मतलब दोनों एलिमेंट अगर लिख दिया गया है क्वेश्चन में तो लेटर और डिजिट दोनों की बात हो रही है। एलिमेंट को एक्सचेंज किया जा रहा है या फिर बदला जा रहा है, तो आप डायरेक्ट पूरे एलिमेंट को बदलिएगा, A2 को B2 से आप एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। वो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बस अभी मैं आपको समझा रहा हूं भाई, अभी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। सेकेंड केस आपका कंडीशन बनेगा कि वहां पे आपको बोलेगा केवल लेटर एक्सचेंज करने के लिए। तो देखिए लेटर एक्सचेंज करने का मतलब क्या है, जैसे कि यहां पे आप देखिए A2 है, B1 है, C5 है, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको इसको एक्सचेंज कर रहे हैं इसके लेटर को। तो देखिए ए के साथ क्या है 2 है और बी के साथ क्या है 1 है। तो यहां पे मैंने बोला केवल जो एलिमेंट A2 है और जो एलिमेंट B1 है, इन दोनों एलिमेंट के हम लेटर को एक्सचेंज करेंगे। तो लेटर को एक्सचेंज करेंगे तो ए की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, लेकिन नंबर एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है, नंबर वहीं का वहीं है भाई, ठीक है। और यहां पे बी की जगह क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा। तीसरा केस अभी और अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए 5 मिनट और। तीसरा केस में आपको बोलेगा नंबर एक्सचेंज करने, यहां आपको लेटर एक्सचेंज, यहां पे नंबर एक्सचेंज करने बोलेगा, यानी कि A2 एलिमेंट और B1 एलिमेंट जो है इन दोनों के नंबर को बदला गया है या एक्सचेंज किया गया है। तो क्या है, जैसे कि A2 है और ये B1 है, तो नंबर एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि ए का जो नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और बी का जो नंबर क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, ए का जो नंबर, ए के पास जो डिजिट थी 2 थी, तो ए के पास क्या हो गया नंबर बी वाला आ गया कि नहीं आया, बिल्कुल। और बी के पास जो नंबर है वो क्या, किसका नंबर आ गया, ए का आ गया 2, एक्सचेंज हो गया, लेकिन लेटर एक्सचेंज नहीं हुआ अभी। यहाँ पे A2 B1 था एलिमेंट, यहाँ पे क्या किया गया, जो 2 नंबर है उसके साथ A था, तो एक्सचेंज क्या करना था, लेटर। तो देखिए 2 के साथ हमने B को ले आया और यहाँ 1 के साथ B था, यहाँ 1 के साथ A ले आया। ये है क्लियर, 3 केस आपको समझ में आ गया। अब कुछ और चीज को समझिए, ये आपको पता भी होगा। देखिए ये है आपका नॉर्थ, अभी और ये जो तीनों केस को मैं यहाँ पे अभी क्लियर करूंगा, ये डायरेक्शन वगैरह समझ लीजिए। ये है ईस्ट यानी कि पूर्व, ये आपको पता होगा इतना तो। साउथ हो गया ये दक्षिण, और ये हो गया आपका वेस्ट यानी कि ये पश्चिम, पश्चिम, ठीक है। क्लियर है कि नहीं भाई, ये बताइएगा। अगर मैं आपको एक सर्कल यहाँ से ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो सर्कल ड्रॉ करने के बाद थीटा कितना डिग्री हो गया, 360 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या, बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 360 डिग्री, अब यहाँ पे मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, इस बीच में जस्ट इसके, अच्छा एक चीज और, 360 डिग्री है तो यहाँ पर अभी कितना एंगल बन रहा है, देखिए एक एंगल ये हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया, ये तीसरा एंगल हो गया, ये 4 एंगल। तो इसको 4 से डिवाइड करिए तो ईच एंगल कितना आ जाएगा, थीटा 190 डिग्री। ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया, ये थीटा 3 हो गया, ये थीटा 4 हो गया। इसी प्रकार थीटा 2 भी कितना होगा, 90 डिग्री। चारों थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री होगा। यानी कि अभी इन चारों एंगल के बीच का, चारों डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो कितना है सर, 90 डिग्री है। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब 90 डिग्री का आप हाफ करिएगा तो क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के 45 डिग्री पे हम लोग एक और डायरेक्शन लेंगे अब, ठीक है, ठीक। अब देखिए 45 डिग्री पे आपको लेना है, जस्ट 45 डिग्री, ऐसा नहीं कि इधर खींच लीजिएगा इधर खींच लीजिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम इसके बीचों बीच आपका एक डायरेक्शन निकलेगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है ना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट। ये एकदम बीच में इसको भी निकालिए, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट। और ये वेस्ट और साउथ के बीच है तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, वेस्ट और साउथ। और ये ईस्ट और साउथ के बीच का डायरेक्शन है तो ये कौन सा हो जाएगा, ईस्ट और साउथ, ठीक है। अब बताइए ये कितना एंगल हो गया, ये 45 डिग्री, ये कितना हो गया 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 45, ये भी कितना हो गया 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45। टोटल कितना एंगल है, 8 डिग्री, 8 एंगल है ना, 8 एंगल है। और टोटल थीटा इक्वल टू कितना था, 360। इसको 8 से डिवाइड करिए तो क्या आएगा, 8 चौके 32,
4 8 5 40 40, यानी ईच एंगल कितना आएगा 45 डिग्री आ गया है यहाँ तक। यानी कि टोटल इसमें आपके पास कितना डायरेक्शन है सर, टोटल आपके पास 8 डायरेक्शन होंगे और हर डायरेक्शन का एंगल कितना होगा सर 45 डिग्री होगा। ये क्लियर है कि नहीं ये बताइए। ठीक है, अब देखिएगा कुछ यहाँ पे मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। ये सारी चीज़ें एंगल को मैं आपको हटा दे रहा हूँ ताकि अभी जो मैं आपको 3 केस जो करवाया ना मैं आपको वो आपको यहाँ से प्रैक्टिकली, एक मिनट भाई, चीज़ों को मैं दिखा पाऊँ, बस उसके लिए ही मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। देखिएगा, चलिए यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। चलिए इसको हटा लिया जाए, इसको हटा लिया जाए। अब क्या किया जा रहा है, अब क्या किया जा रहा है, मैं आपको एक, चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस प्रकार से एक सर्कल यानी कि एक क्लॉक बना लिया। ठीक है, क्लॉक में ये आपका 8 डायरेक्शन है। ठीक है भाई, अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे है आपका A2, यहाँ पे है आपका B2, यहाँ पे है आपका C2, यहाँ पे है आपका D3, जो भी है भाई। यहाँ पे 2 2 मत करिए, यहाँ पे C1 कर लेंगे। ठीक है, C1 हो गया। और यहाँ पे हम लोग कर ले रहे हैं P4, यहाँ पे कर ले रहे हैं D5, यहाँ पे कर ले रहे हैं E3, यहाँ पे कर ले रहे हैं A3। ठीक है, देखिए बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि पूर्व में स्थित जो अक्षर है या एलिमेंट, सॉरी, पूर्व में स्थित जो एलिमेंट है और उत्तर में स्थित जो एलिमेंट है, उन दोनों के अक्षर को इंटरचेंज करना है। तो भाई देखिए समझ में आ गया, पहले पूर्व में जाइए यानी ईस्ट में जाइए, क्या है आपका D3 है, और नॉर्थ में जाइए तो क्या है लेटर A2 है। यहाँ पे एक्सचेंज किसका किसका करना है सर, क्या पूरा एलिमेंट एक्सचेंज करना, पूरा एलिमेंट बोलेगा तो यहाँ पे आपको D3 लिख देना है और यहाँ पे आपको क्या लिख देना है A2 लिख देना है। क्लियर, पहला कंडीशन क्लियर है कि नहीं ये बताइएगा। दूसरा कंडीशन में यहाँ पे लेटर एक्सचेंज करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, A की जगह D आ जाएगा और नंबर वही रहेगा। नंबर एक्सचेंज करना बोलेगा, ये सेकंड केस हो गया। तीसरा केस तो नंबर चेंज करना है तो D की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा और ये 3 इसके पास चला जाएगा यानी A3। समझ में आ गया, ऐसे आपको करना होगा एक्सचेंज। अभी और मैं आपको इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो और भी होप्स हो कि आप तो समझ ही चुके होंगे भाई, इतनी तो बड़ी चीज़ थी नहीं और मैंने पूरा कोशिश किया होगा अच्छे से चीज़ों को समझा पाऊँ। चलिए आगे बढ़िए, अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि नहीं ये बताइएगा। ठीक है, अब देखिए बायां दायां दो चीज़ आपको इस्तेमाल किया जाएगा। एक होगा आपका, देखिए मैं पूरा कंसेप्ट ही दे रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचेगा अब वहाँ पे जाकर थ्योरी में बहुत कुछ पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना। मेन चीज़ मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। एक है बायां और एक है आपका दायां। ठीक है, बायां बोलने का मतलब क्या हो गया भाई लेफ्ट, दायां का मतलब क्या हो गया आपका राइट। ठीक है, तो लेफ्ट मतलब क्या है, राइट मतलब क्या है, तो लेफ्ट मतलब हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज और ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। यानी अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, यानी बायां हो लेफ्ट हो इसका मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। अच्छा हिंदी में मैं लिख दूं एंटी क्लॉकवाइज को, हिंदी में एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं दोस्त, वामावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, वामावर्त। और अगर आपको बोल दे दायां जाना है राइट जाना है यानी आपको क्लॉकवाइज जाना है। क्लॉकवाइज जाना मतलब सर आपको दक्षिणावर्त जाना है, दक्षिणावर्त आपको जाना। बताइए दिक्कत, कोई दिक्कत है? अभी मैं आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस, एक एक हर एक एक एग्जाम्पल का मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ दोस्त, एकदम परेशान नहीं होना। ये हो गया आपका क्लियर। चलिए अगला आपको से का कंसेप्ट क्लियर है ना। से कहने का मतलब क्या मेरे भाई, से कहने का मतलब क्या था फ्रॉम इंग्लिश में। एंड आपको के का भी कंसेप्ट दे रखा मैंने यानी ऑफ। के रहेगा इसमें आपको क्या करना है भाई, उससे लेटर को काउंटिंग नहीं करना है एक्सक्लूड करके, और से में क्या था उस लेटर से ही स्टार्ट कर देना हमें काउंटिंग करनी। ठीक है, इंक्लूड करके। ये भी आपको क्लियर है यहाँ तक चीज़ें, बस इतना मोर देन सफिशिएंट है। आगे फिर धीरे धीरे चीज़ें देखते क्या है। अच्छा अब एक चीज़ और भी जान लीजिए, ये जो आप क्लॉक टेस्ट जो पढ़ रहे हैं ना, आ जाइए यहाँ पे, ये जो आप क्लॉक टेस्ट देख रहे हैं ये रहा, देखिए ये जो आप क्लॉक टेस्ट देख रहे हैं, इस टेबल टेस्ट में आपको कितना क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा, जिसके लिए आपको 5 मिनट के लिए समय मिलेंगे। और इस क्लॉक टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। ध्यान रखना है दोस्त। तो इस क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में अभी आप जैसे बोल रहे ना कि सर 10 क्वेश्चन में 9 10 हर टेस्ट में सही हो रहा, तो क्या इंटरफेस आपने देखा है जो मैंने अभी आपको बताया, जब आपको मैंने दिक्कतें फेस करने के लिए बोली कि ये इस तरह से दिक्कतें रहेंगी भाई। ठीक है, ऐसे करना है, फिर क्वेश्चन पढ़ना है, फिर इधर आना है और ऑप्शन यहाँ पे फिर आपको क्लिक करना है। इस तरह से अगर हो रहा है तो फिर बहुत अच्छी है आपकी तैयारी। बाकी आप देख लीजिएगा, बाकी मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, मैं बता भी दूंगा टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें।
तो यहाँ पे आपका क्लियर है, क्लॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन 10 मिनट के लिए। चलिए अब आ जाइए, अब हम लोग अपने नोट्स पे आते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने छोड़ा है, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट किया, एक बार देखते। देखिए सबसे पहले इस प्रकार से आपको क्लॉक दिखेगा, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे भाई, ये आपको एक क्लॉक दिया गया है, 8 डायरेक्शन दर्शाया गया है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, ठीक। नॉर्थ साउथ के बीच का जो आपको दिया गया है भाई जो डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। और ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट के बीच का डायरेक्शन है तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट साउथ के बीच है तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, और ये साउथ ईस्ट के बीच तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगा। कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्थ में आपको जो एलिमेंट दिया गया है, मैंने बोला एलिमेंट यानी कि इसमें डिजिट और लेटर दोनों होंगे, तो A2 है। ईस्ट में आपका E3 है, आपका साउथ में H3 है, वेस्ट में P5 है, ठीक है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में C1 है, नॉर्थ वेस्ट में S1 है, साउथ वेस्ट में B2 है, और आपका साउथ ईस्ट में G4 है। देखिए मैंने कहा नॉर्थ, तो ये रहा नॉर्थ, ये रहा आपका ईस्ट, ये रहा आपका साउथ, ये रहा आपका वेस्ट। देखिए मैं बच्चे की तरह चीज़ों को समझा रहा हूँ क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हैं, तो मुझे नहीं पता कि कौन सा स्टूडेंट किस लेवल तक है, उनका क्या स्टैंडर्ड है। नॉर्थ ईस्ट बोलेगा तो आप इस प्रकार से जाएंगे, कौन सा एलिमेंट है भाई, C1 है। साउथ वेस्ट बोलेगा तो B2 एलिमेंट के पास जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट बोलेगा तो S1 एलिमेंट के पास जाएंगे, साउथ ईस्ट बोलेंगे तो भाई G4 के पास जाएंगे। हो गया आपका 8 का 8। चलिए इसको हटाइए। अब हर डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है कितना है, 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। हर डायरेक्शन के बीच का एंगल 45 डिग्री है, ये भी क्लियर है, ठीक है भाई। तो आइए सबसे पहला यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी गई इसको अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए वॉच टेस्ट यानी कि क्लॉक टेस्ट, घड़ी परीक्षण, ठीक है। देखिए इसमें बोला गया कि आपको टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे जिसके लिए आपको 10 मिनट दिए रहेंगे। टोटल 8 डायरेक्शन दिए हुए रहेंगे, 8 डायरेक्शन क्लियर है। देखिए हर डायरेक्शन में आपको क्या रहेगा, एक अवयव या फिर एक एलिमेंट रहेगा। एलिमेंट कहने का मतलब क्या है, लेटर के साथ नंबर, जैसे कि एग्जांपल A3 B3 C2 A5 F1 G5। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? बिल्कुल। आपको जो भी क्लॉक टेस्ट में आंसर देना वो डिजिट के आधार पर देना, यानी 1 2 3 4, यानी कि आपका आंसर आ रहा होगा A2, मान के चलिए A2 आंसर आ रहा, तो आपको ऑप्शन में क्या जाकर के मिलेगा, नंबर ही मिलेगा 2। अगर आंसर आ रहा है आपका P5 तो आपको नंबर में ही आंसर देना है 5। अगर आंसर आ रहा है H3 तो नंबर में ही देना आपको 3। ऑप्शन में रहेगा नंबर, डिजिट रहेगा। समझ में आया? अभी और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब। आगे बढ़िए। लेफ्ट का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया है। लेफ्ट जहां भी रहेगा तो लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा सर, एंटी क्लॉकवाइज जाना है आपको, यानी लेफ्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, बायां, ठीक है, वामावर्त। और राइट कहने का मतलब दायां, यानी कि क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त। अच्छा कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज है, फोकस स्टडी भी, तभी तो यूट्यूब पे एक बार सर्च कर लीजिएगा, हमारा ही चैनल है। ऑलरेडी साइको हमने आज से 5 साल पहले पढ़ा रखा है भाई, ठीक है। केवल सिलेक्शन के साथ साथ वहाँ पे मैंने पढ़ाया भी, तो सोच लीजिएगा हर एक चीज़ बड़ी बखूबी से मैं आपको दूंगा, और वही दूंगा जो आप एग्जामिनेशन हॉल में फेस करेंगे, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। देखिए से और के का तो कंसेप्ट क्लियर है। के रहेगा तो उस लेटर को छोड़ करके काउंटिंग करते हैं, एक्सक्लूड करके गिनती करेंगे, और से रहेगा तो वहीं से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं काउंटिंग। ये सब ऑलरेडी टेबल टेस्ट का कंसेप्ट है। आगे एलिमेंट कहने का मतलब है उसमें लेटर और डिजिट दोनों रहेंगे, तो दोनों पे काम करना है। अब देख लेना एलिमेंट में केवल लेटर को एक्सचेंज किया जा रहा है या नंबर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, कि आपको बोला जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट में स्थित जो आपका एलिमेंट है और जो साउथ में स्थित जो एलिमेंट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का जो अवयव है और साउथ का जो अवयव है, उन दोनों का एक्सचेंज किया जा रहा है। तो ये C1 अब यहाँ आ जाएगा और ये आपका H3 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एलिमेंट को एक्सचेंज किया गया है। लेकिन बोला अगर आपको ये जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट के एलिमेंट और साउथ ईस्ट के एलिमेंट के नंबर को एक्सचेंज किया जा रहा है, तो भाई C यहीं रहेगा, H यहीं रहेगा, बस नंबर एक्सचेंज हो जाएगा। ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे केवल नंबर को एक्सचेंज किया जाएगा, तो जैसे कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ को ही मैं एक्सचेंज करा रहा हूँ, तो इसके एलिमेंट के केवल लेटर एक्सचेंज होंगे। तो लेटर है तो भाई यहाँ पे क्या है, C है, यहाँ पे क्या है, H है, तो यहाँ आ जाएगा H, नंबर वही रहेगा, 1 वहीं पर रहेगा उसी डायरेक्शन में। यहाँ पे C आ जाएगा साउथ डायरेक्शन में, नंबर साउथ में 3 है तो 3 ही रहेगा, क्योंकि नंबर के साथ एक्सचेंज नहीं करना है। समझ गया ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको।
आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज, यहाँ वही बात यहाँ लिखा गया है कि डायरेक्शन चेंज करने को कहा जाए तो उस केस में एलिमेंट चेंज नहीं करेंगे। अच्छा एक चीज और ये भी समझिए, जैसे कि देखिए आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि जो गिवन क्लॉक है इसमें जो आपका पूरब है, पूरब को वेस्ट के साथ चेंज किया जा रहा है। मतलब ये कि आपका पूरब इधर है भाई, ठीक है ना, पूरब इधर है और वेस्ट इधर है, लेकिन एग्जामिनर आपको बोल रहा है कि आपका अब ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। मतलब आपको एग्जामिनर ये बोल रहा है कि आपका वेस्ट ईस्ट के साथ चेंज कर देना है, ठीक है। इस वेस्ट को यहाँ ले आना है और इस ईस्ट को यहाँ ले आना है, यानी ईस्ट को वेस्ट के साथ चेंज कर देना है। तो यहाँ केवल आपका डायरेक्शन चेंज होगा, यानी कि यहाँ पे अब आपका क्या आ जाएगा, ये वेस्ट आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा आपका अब ईस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसके साथ इस एलिमेंट को भी आप एक्सचेंज कर दीजिएगा कि यहाँ पे अब आप E3 को लिख दीजिए और यहाँ पे आप P5 को लिख दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे अभी आपको एलिमेंट का कुछ बात नहीं, केवल डायरेक्शन चेंज किया गया। और अब बोलेगा कि वेस्ट या फिर पश्चिम में स्थित जो आपका एलिमेंट है उसके सामने कौन सा लेटर है, ठीक है, कौन सा नंबर है, तो 5 हो जाएगा आंसर। तो पश्चिम अब इधर हो गया, ऐसा नहीं कि अब पश्चिम इधर है तो यहाँ पे जाकर के इसका आंसर 3 ये टिक मारिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है इस पॉइंट में, इसमें यह है कि आपका डायरेक्शन को बदला जाएगा। जैसे कि बोला जाएगा नॉर्थ को साउथ वेस्ट से बदला गया है, मतलब ये है कि ये जो आपका नॉर्थ है, ठीक है, और ये जो आपका साउथ वेस्ट है ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गया है, यानी ये हो गया अब आपका साउथ वेस्ट और ये हो गया अब आपका नॉर्थ, ठीक है। और अब क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि नॉर्थ के, ठीक है ना, नॉर्थ के बाएं में स्थित कौन सा अक्षर होगा। तो नॉर्थ कौन है, ये नॉर्थ अब नहीं है दोस्त, एग्जामिनर ने नॉर्थ अब बना किसको दिया है, इसको बना दिया नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ इसको बना दिया। तो नॉर्थ में स्थित जो एलिमेंट है इसके बाएं, ठीक बाएं, ठीक है ना, इमीडिएट लेफ्ट कौन सा नंबर है। तो लेफ्ट का मतलब मैंने क्या बताया सर, एंटी क्लॉकवाइज चलना, ठीक है। तो एंटी क्लॉक आपको पता है कि ये क्या है, क्लॉक का क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना भाई, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो आपको इधर चलना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, इधर चलना है। तो भाई नॉर्थ आपका कौन सा है, अभी तो आपके एग्जाम जो आपको एग्जामिनर ये बोला कि नॉर्थ यहाँ मानना है। नॉर्थ के जो एलिमेंट उसके ठीक बाएं, ठीक बायां यानी कि लेफ्ट में जस्ट एंटी क्लॉकवाइज इधर कौन सा नंबर है, तो 3 है। ठीक दायां बोलता तो क्लॉकवाइज इधर आ जाता तो आंसर 5 हो जाता, ठीक है। ऑलमोस्ट दोनों मैंने कंडीशन आपका प्रैक्टिस करा दिया, लेकिन अभी और भी करवाएंगे, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़िए। देखिए जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिया है, पूर्व तथा पश्चिम को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, पूर्व तथा पश्चिम को आपस में बदल दिया जाए। तो ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, तो इसको एक दूसरे को आपस में बदल दिया गया है। तो अब ये आपका क्या है, ये आपका पश्चिम है और ये आपका ईस्ट है, लेकिन ये आपका नहीं बदलेगा दोस्त, ठीक है। डायरेक्शन बदल रहा है तो बहुत लोग क्या करते हैं इसके साथ एलिमेंट को भी क्या करते हैं, यहाँ पे अब लिख देंगे P5 और यहाँ पे लिख देंगे E3। ये आपको कार्य नहीं करना है। आप सोचेंगे आप नहीं सोचे, लेकिन बहुत स्टूडेंट करते हैं, पिछले साल भी हुआ था ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखिए, किसी भी प्रश्न में डायरेक्शन नहीं दिया गया है कोई भी प्लेस के पहले या ठीक बाद की जब बात होगी। अब समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास कोई प्रश्न रहेगा जिसमें आपको डायरेक्शन मेंशन नहीं रहेगा। देखिए ये पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, कोई डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा। डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा मतलब कि आपको ये नहीं बताएगा कि आपको क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है, यानी कि दक्षिणावर्त जाना है या वामावर्त जाना है। जैसे कि आपको यहाँ से P5 से आपको बोला नहीं गया है कि क्लॉकवाइज जाइए, ठीक है, या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज जाइए, ये आपको नहीं बोला, ठीक। तो इस केस में, ठीक है ना, तो अब इस केस में आपको क्या करना होगा, देखिए इस केस में अगर आपको कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया, ठीक है, तो कोई भी प्लेस के आपको बोलेगा पहले, तो जब बात रहेगा ठीक पहले यानी कि क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। पहले अगर बोला रहेगा क्वेश्चन, अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, पहले बोल देगा तो इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज आपको देखना है, और अगर बाद बोलेगा तो आपको क्लॉकवाइज देखना है। समझ में आया। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया, एक चीज़ मैंने बताया कि जब यहाँ पे क्लॉक में जो ये आपका क्लॉक दिख रहा है ना, इस क्लॉक में अगर लेफ्ट लिखा हुआ रहेगा तो आपको क्या समझना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, और जब राइट रहेगा लिखा हुआ तो आपको क्लॉकवाइज जाना, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन आपको जब कुछ मेंशन ही नहीं रहेगा दायां बायां, क्योंकि दायां बायां अगर मेंशन कर दिया गया है तो आपको एक तरह से डायरेक्शन दे दिया गया है ना जी। अगर दायां बायां लिख दिया गया है, लेफ्ट या राइट दे दिया गया, तो लेफ्ट मतलब तो आपको पता है सर एंटी क्लॉकवाइज,
और राइट मतलब तो क्लॉकवाइज, डायरेक्शन आपको दे दिया गया। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन ही पहले देखिए यहाँ बोला गया B2 के ठीक पहले कौन सी संख्या है, विच नंबर इज इमीडिएटली बिफोर B2। देखिए B2 तो पहले B2 के पास आइए, देखिएगा यहाँ पे, यहाँ B2 कहाँ पहले, ये देखिए B2। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन का ऐसे शिफ्ट करना होगा, फिर इधर आके आपको यहाँ पे क्लिक करके आंसर देना होगा। तो B2 के ठीक दिख रहा है कि नहीं, कि मैं जूम कर दूं, चलिए मैं अभी आपको जूम करके अभी चीज़ों को समझाता हूँ। पहले B2 के ठीक पहले कौन सी संख्या है, तो B2 के ठीक पहले भाई, तो देखिए अब ये आपका B2 हो गया है ना। अब B2 के ठीक पहले कौन, ये होगा या फिर ये होगा। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपको तो बोला नहीं है। क्लॉकवाइज अगर बोल देता तो आप इसके ठीक पहले ये इसको ले लेते हैं, अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं तो आप इसको आंसर में दे देते हैं, या आपको बोल देता B2 के ठीक बाएं, अगर बायां वर्ड आपको यूज कर लिया होता तो आप एंटी क्लॉकवाइज चल जाके इसका आंसर दे देते हैं। B2 के ठीक दायां बोल देता तो आप क्लॉकवाइज जाके इसका आंसर देते हैं। लेकिन ये समझ में आ गया ना कि कैसे डिफरेंस आ गया आपको क्रिएट कर, यहाँ पे कैसे डायरेक्शन मेंशन नहीं है, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि अगर आपको डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा तो इस केस में आपको अब पहले कौन सा लेटर होगा, बाद में कौन सा लेटर होगा, ये जो डाउट है इसको कैसे क्लियर करिएगा। तो जब बात होगी पहले की तो उस केस में आप एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, ठीक है। पहले अगर लिखा रहेगा कौन सा नंबर होगा तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, और बाद रहेगा तो जस्ट आपको क्लॉकवाइज जाना, ठीक है। तो देखिए B2 के कहाँ पहले, तो पहले का मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए आइए देखें यहाँ पे, ये हो गया B2 के आपको बोला गया है ठीक पहले, तो पहले का मतलब क्या भाई, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्या इसका आंसर हो जाएगा, नंबर में आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या दिया गया होगा आपको, 3 दिया गया है ना भाई। अगला क्वेश्चन देखिए G4 के, एक मिनट देखिएगा, G4 के ठीक पहले कौन सी संख्या होगा, G4 के ठीक पहले। तो यहाँ आपको डायरेक्शन नहीं है भाई, लेफ्ट राइट नहीं है, डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, यहाँ पे भी ये पॉइंट डाल के, ये पॉइंट मैं डाल के लिख दे रहा हूँ। डायरेक्शन का मतलब क्या है, देखिए डायरेक्शन का मतलब या तो आपको लेफ्ट लिख देगा, लेफ्ट हिंदी में लिख दें, चलिए लेफ्ट का मतलब हो गया आपका बायां, और या तो लेफ्ट लिख दिया तो डायरेक्शन आपको पता चल गया ना, लेफ्ट मतलब आपको कहाँ चलना है, कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त, ठीक है दोस्त। और अगर आपको लिख देगा भाई राइट, RIGHT राइट यानी कि दायां, तो दायां कहने का मतलब क्या हो गया सर, क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त, यानी कि दक्षिणावर्त, ठीक। और जब आपका डायरेक्शन नहीं दिया हुआ रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है, डायरेक्शन नहीं रहेगा, इस केस में देखिए मैं पूरा चीज को फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ अच्छे से। इस केस में आपको ठीक पहले और ठीक बाद, तो इस केस में आप कैसे चूज करेंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे, तो पहले के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना, वामावर्त, और बाद के लिए आपको क्लॉकवाइज जाना यानी कि दक्षिणावर्त जाना। समझ में आ गया। चलिए आइए तो इधर देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे बोला गया है G4 के ठीक पहले विच नंबर विल बी जस्ट बिफोर G4। चलिए तो G4 के पास आइए, G4 कहाँ है दोस्त, चलिए इसको पहले हटाया जाए। G4 हमारा कहाँ है, तो G4 ये रहा, G4 के ठीक पहले। तो भाई ठीक यहाँ पे बोला गया ठीक पहले, तो ठीक पहले का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हो गया, ये डायरेक्शन में जाएंगे, है ना, क्योंकि क्लॉकवाइज का तो डायरेक्शन ये रहता है, और पहले बोला तो भाई हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो क्या आ जाएगा आपका E3 आएगा, ठीक है। ये डायरेक्शन में जाएंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है ना। चलिएगा फिर से देखिए G4 के ठीक पहले, तो G4 के ठीक पहले क्या हो गया आपका, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे, तो इसका ठीक पहले कौन सा लेटर आ रहा है, E3, नंबर क्या आ जाएगा भाई, 3 आएगा। आंसर इसका भी देखिए तो 3 ही आएगा, देखिएगा, तो इसका भी आंसर क्या है आपका 3 है। आइए एक और एग्जाम्पल लीजिए, बाद वाला भी। H3 के ठीक बाद कौन सी संख्या होगी, चलिए H3 के पास पहले आइए, H3 के, अब यहाँ बोला गया आपको H3 के ठीक बाद, ठीक है। अब यहाँ बोला गया ठीक बाद, तो जब बाद होगी तो आपको चलना है क्लॉकवाइज, तो चलिए क्लॉकवाइज ऐसे, तो H3 के बाद कौन सा हो गया, एलिमेंट B2, और नंबर क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 इज द राइट आंसर। तो ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका, ठीक है। एक चीज और समझिए, देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया ना पहले और बाद, तो एग्जामिनेशन में क्या होगा, आपको पहले शब्द का इस्तेमाल नहीं किया रहेगा और बाद का भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ रहेगा, तो क्या लिखा हुआ रहेगा, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। इंग्लिश में भाई बिफोर एंड आफ्टर ही रहेगा,
हिंदी में लेकिन स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो पूर्ववर्ती का मतलब है पहले और अनुवर्ती का मतलब है बाद। क्लियर है? देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें यहाँ बता रखी है। ये मेन चीज़ है भाई। एक तो मैम ने जो आपको बताया कि एलिमेंट को एक्सचेंज करने का बात होगा, तो एलिमेंट को एक्सचेंज करने का बात है, यानी कि अक्षर और अंक दोनों एक्सचेंज होंगे। ठीक है, जैसे A2 और B2 को एक्सचेंज करना है, तो A2 और B2 को एक्सचेंज करने का मतलब ये है, जैसे कि देखिए अगर मैं बोल दिया हूं कि नॉर्थ ईस्ट में स्थित जो आपका एलिमेंट है उसको जो है साउथ वेस्ट में स्थित अवयव के साथ बदला जाए, तो ये पूरा का पूरा जो C1 है ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा, और ये जो B2 है ये आपका यहाँ आ जाएगा। पूरा एलिमेंट को ही हमने एक्सचेंज कर दिया क्योंकि एलिमेंट लिखा, लेकिन लेटर और नंबर बोलेगा, ये आपको ध्यान रखना है कि केवल लेटर और नंबर। डायरेक्शन रहेगा आपको, तो भाई डायरेक्शन में मैंने बताया लेफ्ट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, वामावर्त। राइट का मतलब है क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। डायरेक्शन नहीं रहेगा मेंशन, वहां पे आप कैसे पकड़ेंगे कि पहले और बाद में आप किधर जाएंगे, तो पहले और बाद में आपको पहले के केस में आपको एंटी क्लॉकवाइज और बाद के केस में क्लॉकवाइज। और पहले के जगह आपको क्या मिलेगा हिंदी में देखने को, पूर्ववर्ती, और बाद के लिए आपको और दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा अनुवर्ती। क्लियर है? चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट, जितना भी पॉइंट है वो सब कुछ हम लोग कवर कर लेंगे एग्जाम्पल को देखते हुए। चलिए अब एक एग्जाम्पल लीजिए भाई, देखिएगा बहुत शानदार सा सवाल है। P5 से दक्षिणावर्त, देखिए ध्यान देने वाली बात है, यहाँ मैंने दिखाया भी है रेड कलर से वर्ड इस्तेमाल है ना कि के है। तो P5 से दक्षिणावर्त चलते हुए, तो दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज चलना है आपको। अब देखिए चलिए पहले इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जामिनेशन में क्या क्या दिक्कतें आएगी। दक्षिणावर्त चलते हुए छठे अक्षर के ठीक पहले कौन सी संख्या होगी? अब यहाँ पे आपको फंसेगा, और ये क्वेश्चन ही मैंने इसलिए लिया कि आप यहाँ पर फंसिए और कंफ्यूज होइए, और इस कंफ्यूजन को ध्यान पूर्वक समझिएगा। मैं आपको दूर कर रहा हूँ एकदम ध्यान पूर्वक। ये आपका कंफ्यूजन यहाँ से क्रिएट होता है स्टूडेंट का। ठीक है भाई, स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे आप बोलिएगा, एक तो आपको दक्षिणावर्त मिल गया है, यानी आपको डायरेक्शन मिल गया है, ठीक है, और यहाँ एक शब्द और मिल गया पहले, यानी कि पूर्ववर्ती, यानी डायरेक्शन भी है पहले भी है। अब यहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया भी कि आपके पास दो केस बनेंगे सर। दो केस कौन सा बनेगा? एक तो आपके पास डायरेक्शन दिए हुए रहेंगे लेफ्ट राइट यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और एक में आपको डायरेक्शन नहीं रहेगा, पहले बाद या पूर्ववर्ती अनुवर्ती रहेगा। तो आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज पहले का मतलब हो जाएगा, बाद का मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब हो क्या गया, ये दोनों को कंबाइन करके इस क्वेश्चन में दे दिया गया। अब समझिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है आपको कंसेप्ट को, ये देखिएगा। देखिए तो P5 से आप कहाँ चलिए, पहले इसको मैं हटा दे रहा हूँ, पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ। ये आप क्वेश्चन आप समझ गए ना भाई, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन क्यों मैं पहले ये आपका डाउट मैं आपको क्रिएट कर रहा हूँ। आपका डाउट बन रहा है कि नहीं बन रहा मुझे नहीं पता, मुझे लेकिन मालूम है ये डाउट होना चाहिए। इसलिए P5 से दक्षिणावर्त अब हम लोग चलते हैं, और कहाँ तक चलेंगे? छठे अक्षर पे। विच नंबर विल बी जस्ट बिफोर, देखिए बिफोर शब्द है, द सिक्स्थ लेटर मूविंग क्लॉकवाइज। तो देखिए आप इंग्लिश वाले भाई, बिफोर भी इस्तेमाल है, क्लॉकवाइज भी इस्तेमाल है। तो P5 से हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं दक्षिणावर्त, और छठे अक्षर के पास पहले चलते हैं। तो देखिए P5 कहाँ है हमारा, तो P5 हमारा यहाँ है, और क्लॉकवाइज चलना है, यानी क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे, तो P5 से चलना है। देखिएगा ये भी ध्यान रखना है, से है यानी कि यहीं से काउंटिंग करेंगे छठा अक्षर पे। चलिए तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हो गया पहला अक्षर, ये हो गया दूसरा अक्षर, ये हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो गया आपका छठा अक्षर। ठीक है, यानी G4 के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, यानी अभी हम लोग चल कैसे रहे थे ये बताइए? ऐसे चल रहे हैं, क्योंकि हमें डायरेक्शन दे दिया गया क्लॉकवाइज, ऐसे आ गए यहाँ पे G4 के पास। ठीक है भाई, अब आइए छठे अक्षर के ठीक पहले कौन सी संख्या होगी? तो आप बोलिएगा सर पहले का मतलब सर आपने अभी बताया है एंटी क्लॉकवाइज। पहले का मतलब होता है सर एंटी क्लॉकवाइज। तो आप क्या करेंगे भाई, तुरंत आप क्या करेंगे, दिमाग दौड़ाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके ठीक पहले एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन इधर होता है, तो आप यहीं पे इसको टिक कर दीजिएगा। आप इसका आंसर दे देंगे 3। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा आपको, लेकिन ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर यूज नहीं करना। देखिए अब क्या यूज करना है,
अभी आपको बोला क्या गया है, P5 से आप P5 से यहाँ से, ठीक है, दक्षिणावर्त चले, यानी कि आप क्लॉकवाइज इस प्रकार से चले, कहाँ तक चले, छठे अक्षर पे। तो ये पहला अक्षर यहीं से आपने P5 से काउंटिंग करके आप पहुंच चुके हैं G4 में। अब आपसे पूछ रहा है कि छठे अक्षर के ठीक पहले, तो एक बात बतलाइएगा आप हमें, देखिएगा, देखिए ये है आपका दिल्ली, ये है आपका उत्तर प्रदेश, और ये है आपका बिहार, ये है आपका झारखंड। ज्योग्राफी ठीक ठाक है भाई, मैप के अकॉर्डिंग ही मैंने ये नाम लिखा। देखिएगा इधर से आप चल रहे हैं, झारखंड होते बिहार आए, बिहार होते यूपी आए और दिल्ली आए, ठीक है। तो दिल्ली से पहले कौन स्टेट आया भाई, आप क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब आप भाई इधर से आप वापस हो रहे हैं, रिटर्न बैक। अब आप इधर से चल रहे हैं, दिल्ली से वापस आप झारखंड की ओर आ रहे हैं, तो दिल्ली से आप वापस झारखंड आ गए हैं, तो झारखंड से पहले कौन सा स्टेट आप आए होंगे, बिहार, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि जब आप इधर से आए, ठीक है, तो इसका पहले का मतलब क्या है कि जस्ट जो आपका डायरेक्शन है उसका पहले आपको देख लेना है। जैसे इधर से आप आए तो इसका पहले बिहार हो गया, और यहाँ आए इधर से आप आए तो दिल्ली से पहले क्या हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से क्या हो जाएगा, बिहार, और बिहार से पहले क्या हो जाएगा, झारखंड। और अब जब इधर से आए तो झारखंड से पहले बिहार में आए थे, बिहार से पहले आप उत्तर प्रदेश में आए थे, उत्तर प्रदेश से दिल्ली में आए थे, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको माइंड यूज नहीं करना है, पहले बाद का जो कंसेप्ट मैंने बताया था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्यों नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको डायरेक्शन दे दिया गया इस प्रकार से। तो ठीक इसके पहले कौन सा नंबर है, E3, यानी कि 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि डायरेक्शन के साथ अगर पहले या बाद या पूर्ववर्ती या अनुवर्ती इस्तेमाल किया जाएगा तो इस कंसेप्ट को भूल जाइएगा, पहले और बाद वाला का, ठीक है, पहले और बाद वाला का कंसेप्ट को भूल जाइएगा, ठीक है, इस कंसेप्ट को भूल जाइएगा। जो डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा उस डायरेक्शन में जो आप पहुंचिएगा, अंतिम जहां आपका लेटर आएगा उसके जस्ट पहले वाला अक्षर हो जाएगा, और उसके बाद वाला कर रहा था तो यहाँ पे आपका इसके बाद वाला G5 के बाद वाला छठे अक्षर के बाद बोलता तो ये आपका H3 यानी कि 3, इसमें भी आंसर आ जाता। वो तो मैं यहाँ पे H3 ले लिया, एग्जाम में 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लगा रहता है कि P5 से दक्षिणावर्त चलते हुए G4 के ठीक बाद, तो G5 के ठीक बाद मतलब क्या होता है सर, क्लॉकवाइज होता, तो आप क्लॉकवाइज क्या ऐसे ही चलते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाता। तो चलिएगा दोनों को मिला करके भी तो आंसर वहीं आइएगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपका डायरेक्शन दे दिया हुआ है ये आपका दक्षिणावर्त, तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही ठीक पहले आपको डिसाइड कर लेना, ठीक है। जैसे कि A है, ये B है, उसके बाद ये C है, उसके बाद ये आपका D है, उसके बाद ये E है, ठीक है। तो आप अगर ऐसे चल रहे हैं, E से होते हुए आप ऐसे चल रहे हैं, C के पास आए हैं, तो ठीक पहले कौन होगा, इसका D हो जाएगा, ठीक है, ये पहले हो जाएगा, C के पहले ये हो जाएगा, और C के ठीक बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि ये अपना कॉमन सेंस वाला कि भाई यहाँ जा रहे तो इसका पहले तो यही D ही आया होगा ना, और इसके बाद कौन आएगा, B ही आएगा, बस यहाँ पे यही इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं रहता लिखा हुआ, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि H3 के, देखिएगा H3 के ठीक बाद कौन सी संख्या होगा, तो देखिए H3 कहाँ है दोस्त, H3 के ठीक बाद, तो भाई ठीक बाद कौन आएगा, या तो अगर इधर जाएंगे तो ये आएगा, और अगर इधर जाएंगे तो ये आएगा, है ना, इसके बाद यही आएगा। तो जाए किधर भाई, बाद है, तो बाद के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, बाद के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, बाद के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, क्लॉकवाइज इस्तेमाल करते हैं, बाद के लिए हम लोग क्लॉकवाइज। तो H3 के जस्ट क्लॉकवाइज चलिए हम लोग, तो क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे, तो यहाँ से ऐसे चलेंगे तो ठीक बात क्या आएगा, 2 आएगा, यानी B2 आएगा। समझ में आ गया ना। चलिए अगला एक और एग्जाम्पल देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। P5 से वामावर्त चलते हुए, वामावर्त यानी क्या है भाई, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। और एक बात यहाँ ध्यान रखना है, P5 से है तो वामावर्त चलिए, वामावर्त चलते हुए छठे अक्षर पे आना है, ठीक है। छठे अक्षर के ठीक पहले कौन सी संख्या होगी, तो चलिए P5 आ जाइए हम लोग भाई, पहले P5 में आ गए हैं, यहाँ से हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है इस प्रकार से, ठीक है, और छठे अक्षर के पास चलना है। तो देखिए ये पहला अक्षर हो गया, ये दूसरा अक्षर हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये छठा अक्षर यहाँ आ गया, ठीक है। तो छठा अक्षर हमारा क्या आ गया भाई, छठा अक्षर हमारा C1 के पास हम लोग पहुंच गए, यानी इस प्रकार से हम लोग चले और छठे अक्षर यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। यानी हम कहाँ पहुंच गए सर, C1 पे पहुंच गए। अब यहाँ से क्या बोला है क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ से बोला गया है छठे अक्षर के, ये नहीं, यही क्वेश्चन था, हाँ,
वामावर्त चलते हुए छठे अक्षर के ठीक पहले, यानी कि जस्ट ठीक पहले की बात है, लेकिन वामावर्त आपका डायरेक्शन है, तो भाई इसके जस्ट पहले C1 से पहले आपका कौन आया था, E3 आया, यानी कि 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे भी देखिए, ठीक पहले का मतलब क्या होता है, पहले का मतलब मैंने आपको क्या बताया था सर, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए पहले का मतलब मैंने क्या बताया था, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले का मतलब एंटी क्लॉकवाइज बताया था। तो आप एक बात बताइए, एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन क्या होता, यही एंटी क्लॉक का डायरेक्शन ये होता ना। तो अगर इसके ठीक पहले भाई इसका ये, तो भाई आप इसके ठीक पहले आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, तो भाई इसको टिक लगा देते हैं, है ना। एंटी क्लॉकवाइज यानी समझिए, मतलब देखिए ये कंसेप्ट को यूज मत करिएगा दोनों को मिला जब आपको डायरेक्शन रहेगा। आप बोलिएगा क्या सर, देखिए समझिए, फिर से मैं आपको समझा रहा हूं अच्छे से। क्वेश्चन आपको बोला क्या था कि P5 से, ठीक है, वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए हम लोग छठे अक्षर के पास पहुंच चुके हैं। छठे अक्षर के ठीक पहले कौन सा अक्षर होगा, ठीक पहले, इसका पहले वाला अक्षर बताइए। तो आप वो कंसेप्ट इस्तेमाल कर लीजिएगा जो मैंने बोला था कि अगर डायरेक्शन नहीं रहेगा तो पहले का मतलब होता है सर एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज आप ऐसे चलिएगा, तो आप 2 को टिक कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जब आपको डायरेक्शन दे दिया हुआ है, ये डायरेक्शन आपको दे दिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, और अब इस केस में पहले और बाद बोलेगा, तो इसके पहले कौन आया है भाई, 3 आया है, और इसके बाद कौन आएगा, तो 2 आएगा। देख लिया इस क्वेश्चन में आपका गलती कैसे हो जाएगा। अगर वो कंसेप्ट आप सोच रहे होंगे ना पिछले क्वेश्चन में, सर वो कंसेप्ट को भी यूज करके आंसर सही आ रहा, नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखिए यहां मैंने लिख दिया साफ साफ शब्दों में। यहां दोनों प्रश्न में क्या है, चलने का डायरेक्शन दिया हुआ है, यानी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट राइट दे दिया है ना भाई। कैसे, देखिए क्लॉकवाइज दे दिया है, यानी मतलब क्या दे दिया आपको, दायां दे दिया है, राइट दे दिया है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपको लेफ्ट डायरेक्शन दे दिया है। तो ये जो आपने दोनों प्रश्न को देखा, ये प्रश्न और ये प्रश्न, इन दोनों प्रश्न में आपको डायरेक्शन दे दिया हुआ है। तो अब इस केस में आपका जो लास्ट स्टेप है, ठीक है, यानी आपका ये जो लास्ट स्टेप था, P5 से आप चले छठे अक्षर पे, आप यहाँ पे लास्ट स्टेप पहुंच गए हैं, ये आपका लास्ट स्टेप है। अब इस लास्ट स्टेप से आपको देखना है पहले और बाद। भाई यहाँ पहुंच गया तो आपने पहले इसके पहले आपका क्या था, ये था, यानी ये क्या हो गया, इसका पहले, और इसका बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, पहला और बाद केवल आपको इस्तेमाल यहाँ पे करना है, ये वाला कंसेप्ट में, जहां पे आपको देखिए कोई डायरेक्शन नहीं है, ना तो लेफ्ट राइट, ना क्लॉकवाइज, ना एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आपको पहला और बाद में एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए, पहले के लिए भाई एंटी क्लॉकवाइज, बाद के लिए भाई क्लॉकवाइज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि लास्ट स्टेप जो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो लास्ट स्टेप होगा उसके पहले वाला अक्षर पहला हो जाएगा, और उसके बाद वाला में हम लोग का जो अक्षर होगा वो बाद वाला होगा। यहाँ पहले के लिए एंटी क्लॉकवाइज और बाद के लिए क्लॉकवाइज नहीं देखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे आइए। अच्छा, यहाँ पे आपको दिखाया गया कि जब प्रश्न में कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको क्लॉकवाइज चलना। मैं आपको बताता हूँ इसका एग्जांपल। ये आपको एंगल के बारे में मैंने बता दिया है, 8 एंगल है, 45 डिग्री पे, 4 एंगल 90 डिग्री में, ये क्लियर है। देखिए अगला जो कंडीशन है कि आपको कोई डायरेक्शन दिया हुआ ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है। जैसे अब आप बोलिएगा सर कि इस क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, S3 के ठीक बाद, अरे भाई देखिए यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल कर दिया ना, क्या बाद, यहाँ पे पहले, तो लेकिन इस क्वेश्चन में ये बोला गया, ये कंडीशन में, कि यहाँ बाद पहले इस्तेमाल नहीं रहेगा और ना ही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो आप किधर चलिएगा, तो ऑलवेज आपको क्लॉकवाइज चलना। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, पूरब से आपको 145 डिग्री चलने पर, ठीक है, पूरब से आपको चलना है 45 बोल दिया मैंने, 135 डिग्री चलना है, जो अक्षर मिलता है। तो 135 डिग्री चलना मतलब समझे आप। देखिए ये आपका पॉइंट सेंटर है, ये आपका ईस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका वेस्ट, और ये हो गया आपका साउथ। ठीक, ये आपका 0 डिग्री है भाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और ये हो गया आपका 180 डिग्री, ये हो गया आपका 270 डिग्री, और ये हो जाएगा फिर आपका 360 डिग्री, जब एक चक्कर पूरा कर लेंगे। ठीक, और इसी बीच में एक और हम यहाँ खींच दे तो हम इसको लिख सकते हैं कितना डिग्री, 45 डिग्री,
और इसके बीच ये भी आपका 45 है, तो 0 45 90, ये 45 90 और प्लस 45 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा बताइए, तो 9 4 13 135 डिग्री होगा। तो ये कितना हो गया 135 डिग्री। अब 135 डिग्री में ये 45 डिग्री जोड़िए तो 180 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब इस 180 डिग्री में आप एक और 45 डिग्री ये वाला जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 215 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 215 डिग्री कितना 215 8 4 12 225 डिग्री आ जाएगा, 225 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 225 डिग्री। 225 डिग्री में ये 45 डिग्री जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा, ठीक। और इस 270 में और फिर 45 डिग्री जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा बता दीजिए, तो 45 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 300, 7 4 11 आता है ना, तो 315 डिग्री है, 315 डिग्री में, अब 315 में 45 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि देखिए, अच्छा हम यहीं से आपने ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं कि पूरब से, ठीक है, ये आपका पूरब है यानी ये ईस्ट है आपका, पूरब से आपको चलना है 90 डिग्री चलना है, ठीक है, 90 डिग्री चलना है। तो यहां से आप 90 डिग्री चलिएगा, ठीक है। और एक तो केस बन सकता है, ये भी तो आपका 90 डिग्री है। देखिए पहले ये देखिए, अभी आप हमको एक बात बतलाइए दोस्त, क्या बताइएगा कि ये जो एंगल है, भाई हट जाए यार, ये जो एंगल है देखिए, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है। उसके बाद ये एंगल कितना है, ये भी तो 90 डिग्री है ना। तो पूरब से आपको 90 डिग्री चलेंगे तो यहाँ पे आप पहुँचेंगे, अगर इधर चलते हैं तो। लेकिन आपका मन इधर भी तो कर सकता है, 90 डिग्री तो ये भी है, तो आप फिर साउथ में आ जाइएगा, यहाँ खड़े हो जाइएगा। इधर चलिएगा तो आप नॉर्थ में खड़े हो जाइएगा। तो किधर चलेंगे भाई, तो कोई डायरेक्शन नहीं है। तो अब इस केस में आपको याद रखना है कि हमेशा ही जब डायरेक्शन नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम किधर चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी हमारा ये डायरेक्शन चलना है, यानी ये डायरेक्शन हम नहीं लेंगे। क्लियर है, तो समझ में आया, क्लियर है। चलिए अब एक और एग्जाम्पल लीजिए, एक और एग्जाम्पल लीजिए। जैसे कि अब बोला गया है कि ईस्ट से, ठीक है, कोई व्यक्ति ईस्ट में खड़ा है, इसको 135 डिग्री चलना है, तो 135 डिग्री यहां से चलेगा तो यहां पे पहुंचेगा, या फिर अगर इधर से चलेगा तो भाई ये यहां पे पहुंचेगा। कैसे, तो देखिए मैथ तो मुझे पता है, आपने पढ़ा ही होगा, फिर भी चलिए कोई बात नहीं। ये हो गया आपका 90 डिग्री, आप यहां से यहां चले तो 90 डिग्री, और ये 45 डिग्री चल लीजिएगा तो आप यहां पहुंच जाएगा। तो ये टोटल हो गया 135 डिग्री हो गया। अब समझ में आ गया आपको। तो भाई अब डाउट वाली बात ये है कि किधर चलेंगे हम, हमें पता नहीं। ये भी आपने 145 डिग्री चल लिया इधर से भी, और इधर से भी आपने 135 डिग्री चल लिया, सॉरी 145 बोला होगा तो 135 डिग्री। तो भाई देखिए, हमने ये कहा कि जब डायरेक्शन नहीं रहेगा तो हमें क्लॉकवाइज लेना, यानी हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, यानी हम यहाँ पे खड़े रहेंगे। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। चलिए भाई, बस यही मुझे बतलाना था कि डायरेक्शन जब नहीं रहेगा उसका मतलब ये है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन के माध्यम से ही मैंने इसको समझाया है। क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए, पूरब से आपको 135 डिग्री चलना है, चलने पर जो अक्षर मिलता है, ठीक है, जो भी अक्षर मिलेगा आपको, उसके ठीक सामने की संख्या कौन सी होगी। अच्छा एक बात और क्लियर कर लीजिए, देखिए आपको क्वेश्चन में मिलेगा सामने और विपरीत। सामने क्लॉक में जो होता है ना, सामने और विपरीत का मतलब एक ही होता है, इन फ्रंट और ऑपोजिट। जैसे कि देखिए यहां पर कोई व्यक्ति है, इसके सामने कौन होगा, ये वाला होगा, ठीक है, और इसका अपोजिट भी यही होगा, ठीक है, इसका अपोजिट भी, सामने भी यही है, अपोजिट भी यही है। इसका सामने ये हो जाएगा, इसका अपोजिट भी यही रहेगा। तो सामने और अपोजिट यानी कि इन फ्रंट और अपोजिट, सामने और विपरीत का मतलब एक होता है। जैसे कि मैं बोल दूं A2 के सामने कौन सा लेटर है, तो सामने, इसके सामने कौन है भाई, H3 है ना। या मैं बोल दूं A2 के अपोजिट, तो इसके अपोजिट में कौन है, यही है, H3 ही है। अगर मैं कह दूं B2 के सामने कौन सा है, तो C1 है। या मैं कह दूं B2 के अपोजिट कौन है, तो C1 है। या फिर मैं आपसे ये बोल दूं कि हमें ये बताइए जो C1 है इसके सामने कौन सा अक्षर है, तो B2 है। या मैं आपको बोल दूं कि C1 के सामने, सॉरी C1 के अपोजिट कौन सा, तो इसका अपोजिट भी B2 है। मतलब हम ये बतलाना चाह रहे हैं कि सामने और विपरीत, इन फ्रंट और अपोजिट का मतलब एक ही होता है। अगर मैं आपको बोल दूं G4 के सामने कौन सा नंबर है, तो 1 बोलेंगे। या फिर G4 के अपोजिट कौन सा नंबर है, तो भी 1 होगा। या अगर मैं आपसे बोल दूं
कि S1 के सामने कौन सा नंबर है या अक्षर है तो G4 हो जाएगा एलिमेंट में, या S1 के अपोजिट कौन है तो वो भी G4 ही रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये रहा, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको जो है पूरब से 135 डिग्री चलना है और चलने पे जो अक्षर मिलता है उसके ठीक सामने कौन सी संख्या। तो चलिए पहले इंग्लिश में पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में शायद पिछले बार एक क्वेश्चन में शायद मैंने डायगोनल नहीं लिखा था, तो हो सकता है भाई, क्योंकि देखिए दोनों लैंग्वेज में चीज़ों को कन्वर्ट करने में थोड़ा समय लगता है और माइंड इधर उधर हो भी जाती है, क्योंकि हर एक कंडीशन को भी नहीं छोड़ना है मुझे। तो व्हाट इज अ नंबर डायरेक्टली अपोजिट, ठीक है, टू द लेटर दैट वी गेट आफ्टर मूविंग 135 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। ठीक है, अब एक बात को ध्यान रखना है, पूर्व से 135 डिग्री चलना है और चलने पे जो अक्षर आपको मिलेगा उस अक्षर के ठीक सामने कौन सी संख्या वो बताना। तो चलिए पहले पूर्व कहाँ है, पहले ये देखिए, ये आपका पूर्व है, पूर्व के सामने कौन सा एलिमेंट, यानी ये है, यानी E3 से हमको 135 डिग्री चलना है। तो 135 डिग्री चलिएगा तो भाई देखिए ये आपका यहाँ पूर्व से चलिएगा तो 135 डिग्री ये होगा, और एक क्या होगा आपका 135 डिग्री ये होगा आपका 135 डिग्री ये। तो किधर चलेंगे, तो आपको मैंने बताया डायरेक्शन नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्लॉकवाइज चलना था। तो आपका 135 डिग्री ये रहा भाई, यहाँ से यहाँ चले, यानी कि साउथ वेस्ट में पहुंच जाए। साउथ वेस्ट में कौन सा लेटर है, एलिमेंट है B2 है। ठीक है, यानी ये हो गया आपका 135 डिग्री। दोस्त समझ में आया कि नहीं आया? देखिए फिर से देखिए, आपको यहाँ पे दिया गया है पूर्व यानी कि ईस्ट, यहाँ से बोला है आपको 135 डिग्री चलना, तो 135 डिग्री ये होगा ना, और 135 डिग्री क्या होगा, ये भी होगा। तो किधर चलेंगे, ग्रीन कलर की तरफ चलेंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज चलना है। तो ग्रीन कलर से अगर आप चलें 135 डिग्री, यानी ये आप पूरा हो गया 90 और ये 45, 135, तो कहाँ पहुंच गए, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट पहुंचने का मतलब कहाँ पहुंच गए, B2 के पास पहुंच गए। क्लियर है? अब बताइए क्लियर है? ईस्ट से आप चलें, E3 से चले तो कहाँ पहुंच गए, B2 के पास पहुंचे। B2 के ठीक सामने, तो इसके ठीक सामने एक कौन सा है, C1 है, या फिर B1 के अपोजिट कौन है, तो C1 है। तो नंबर क्या है, 1 है। तो नंबर क्या है भाई, देखिए 1 है। ठीक है, 1 है। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। देखिए मैंने हर क्वेश्चन को या हर कंसेप्ट या हर कंडीशन आपको बतलाया है, और एकदम ऐसे बतलाया कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पेड क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कि यूट्यूब पे ले रहा हूँ तो आधा अधूरा बता करके ऊपर ऊपर जल्दबाजी में निकल जाऊँ। चलिए, वो मुझे पता है कि आप पेड कोर्स के लिए समर्थ है भाई। आज के समय में ऐसा नहीं है कि 1000-2000 रुपये खर्च करके अगर आप कोई नौकरी प्राप्त कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं। मैं भी कोई ऐसा चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भाई आप पेड क्लास लीजिए। और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे, आप बिल्कुल ही स्ट्रांग है भाई। 1000-500 रुपये आप खर्च बिल्कुल कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। आप पार्टी सार्टी भी कर लेते हैं तो मत करिए उसको। ठीक है, तो ये सिंपत्ति भी मुझे नहीं लेना, गेन करना। आगे बढ़िए क्वेश्चन में, उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व यानी क्या हो गया भाई इंग्लिश में, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के ठीक सामने की संख्या कौन सी होगी, व्हाट विल बी द नंबर राइट इन फ्रंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के ठीक सामने की संख्या, तो भाई देखिए, तो इसको पहले क्लियर करिए, नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, तो भाई नॉर्थ ईस्ट आपका ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के सामने कौन सी संख्या, यानी इसके ठीक सामने क्या आएगा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट के सामने कौन है, B2 है, यानी कि कौन सा अक्षर हो गया, नंबर कौन सा हो गया, सॉरी डिजिट, तो 2 हो गया। ठीक है, तो इजी हो गया ना अब आपके लिए। चलिए भाई 2 B2। अच्छा, यहाँ मैं हर क्वेश्चन में इस प्रकार से लिख दिया हूँ B2। भाई ये मैं बता रहा हूँ ये नंबर कैसे लिया हूँ, इसके अक्षर के साथ जो डिजिट है वो देखिए, इसमें भी मैंने C1 लिखा, तो आपको ऑप्शन में केवल नंबर ही रहेगा 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, समझिएगा इस क्वेश्चन को भी। जो उपयुक्त चित्र या फिर जो क्लॉक है या फिर जो आपके वॉच है, घड़ी जो आपको दी हुई है, सभी अंकों को एक दूसरे के सामने से बदलने पर, सभी अंकों को एक दूसरे के सामने से बदलने पर E5 तथा H2 के बीच कौन सी संख्या होगी, बताइए। देखिए यहाँ वही वाला बात आ गया, यहाँ पे क्या बोला गया है, सभी अंकों को, केवल अंक को बदला गया है, नॉट लेटर, नॉट एलिमेंट। एलिमेंट बोला हुआ रहता तो A2 पूरा चेंज हो जाता B2 के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ चेंज करना है केवल अंक को। आ गया वो क्वेश्चन जिसके लिए मैंने आपको काफ़ी समझाया। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। जो फिगर है आपके पास, क्लॉक है, उसमें सभी अंकों को कैसे चेंज करना, तो एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के सामने यानी अपोजिट या सामने एक ही होता है ना,
उसके सामने के अंकों से बदलना है। तो आप बताइए E5 तथा H2 के बीच कौन सी संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो अब ऐसा नहीं कि क्लॉक में आकर के आपको बदलने लगना है, ऐसा नहीं करना। पहले इसका मैं मीनिंग आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे ये आपका A2 है, ये आपका H3 इसके सामने है, B2 के सामने या B2 के अपोजिट C1 है, C1 के सामने B2, C1 के अपोजिट B2, P5 के सामने E3, P5 के अपोजिट भी E3, E3 के सामने P5, E3 के अपोजिट P5, S1 के सामने G4, S1 के अपोजिट G4, G4 के सामने S1 और G4 के अपोजिट भी S1। इस तरह से समझ में आ गया, सामने और अपोजिट का मतलब, ठीक है भाई समझ में आ गया। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो ये क्लॉक है, इस क्लॉक में सारे अक्षर जो हैं आपका, ठीक है, जितना भी आपको ACGHBPS जो एस दिख रहा है, उसमें जो उसके साथ जो डिजिट है, जो नंबर है, उस नंबर को, ठीक है, इस नंबर को हर लेटर के नंबर को क्या करना है, बदलना है। और कैसे बदलना है, उसके सामने वाले अक्षर के जो नंबर है उसके साथ। यानी अगर देखा जाए, चलिए इसको पहले क्लियर कर लिया जाए। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, देखिएगा मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। ये हो गया आपका, यहाँ रहेगा A और इसके सामने एक नंबर आ जाएगा 3, यानी ये वाला 3 चला जाएगा, ठीक है, समझें। और यहाँ पे आपका क्या रहेगा दोस्त, यहाँ पे रहेगा आपको अक्षर वही रहेगा, लेटर वही रहेगा, लेकिन नंबर एक्सचेंज हो गया। A के साथ जो नंबर है वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे G ही रहेगा, लेकिन G के साथ कौन सा नंबर आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, सामने वाला, ठीक है, G1 आ जाएगा। यहाँ पे रहेगा S ही, लेकिन G के साथ जो नंबर है वो आ जाएगा 4, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर बात किया जाए, यहाँ पे P ही रहेगा, लेकिन इसके सामने वाला जो नंबर है वो आ जाएगा 3, ठीक, ठीक है। और यहाँ पे E ही रहेगा, लेकिन E के पास कौन सा जो नंबर है आपका P का 5 है, तो यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है, ठीक है भाई। उसी प्रकार यहाँ पे भी C रहेगा और यहाँ पे भी B रहेगा। इस B के पास 2 है, तो ये 2 एक्सचेंज हो जाएगा C से, और C के पास 1 है तो वो 1 आ जाएगा B के पास, और B के पास 2 है तो ये यहाँ आ जाएगा 2। समझ में आ गया। तो अब ये आपको कार्य करना नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। पहली बात तो ये मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन ये बात आपको बोली है। देखिए लेटर सब जगह वही है, A यहाँ पे है, यहाँ पे ही नॉर्थ में A है, नॉर्थ ईस्ट में अगर C है तो यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट में C है, लेकिन अंक जो है चेंज हो गया। कैसे, तो देखिए नॉर्थ में A2 है, यानी कि 2 नॉर्थ में है, तो अब ये 2 क्या हो गया, सामने यानी कि साउथ में चला गया। देखिए है ना, क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि उपयुक्त चित्र में या क्लॉक में सभी अंकों को एक दूसरे के सामने से हमने क्या किया है, बदल दिया है। अब बदलने पे क्या हो रहा है, E5 तथा H2 के बीच कौन सी संख्या होगा। E5 और H2 के बीच देखिए तो E5 कहाँ है, पहले ये बताइए। ये रहा आपका E5 और H2 कहाँ है, ये रहा। तो इसके बीच कौन सी संख्या, तो देखिए भाई चीज़ों को समझिए। एक तो आप ऐसे चलिएगा, ठीक है, और एक आपके पास रास्ता ऐसे भी चलने का। तो अब कैसे डिसाइड करिएगा, तो देखिए इसके अगर आप ऐसे चलते हैं, मतलब ऐसे चलते हैं अगर आप एंटी क्लॉकवाइज, तो बीच का अक्षर क्या आएगा, S4 आएगा। इधर 2 हो गया और इधर 2 हो गया, तो 4 आंसर आ जाएगा। और अगर आप ऐसे चलते हैं, सॉरी ये अगर आप ये इस डायरेक्शन से अगर आप चलते हैं, तो इस डायरेक्शन से चलिएगा तो बीच में क्या आएगा, 1 आएगा। तो कौन सा आंसर दीजिएगा बताइए। तो हमेशा याद रखिएगा हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं, ठीक है, हमेशा हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे। तो E5 और H2 के बीच कौन सा नंबर आएगा, तो 1 आएगा, यानी कि G1 एलिमेंट आएगा, नंबर में 1 आएगा। ये आप नहीं लेंगे, ठीक है, S4 को आप टिक नहीं करिए क्योंकि ये लॉन्ग पाथ आ जाता है और हम लोगों को हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ लेना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 1 इज द राइट आंसर, क्योंकि ये बात मैंने लिख दिया है। देखिए जब कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, क्योंकि आपको डायरेक्शन नहीं ना दिया था भाई कि आपको इधर से ऐसे आना है या फिर आपको ऐसे से इधर जाना है। तो ये हम खुद से डायरेक्शन चूज करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ को, ठीक है। अब एग्जाम में देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाते हैं। एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होता है, देखिए भाई, जैसे कि इस क्वेश्चन को आप आपका एग्जाम में मान के चलते कि आपसे पूछा गया है सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका कितना कंसंट्रेशन पावर है ये वो चेक करना चाहता है। उपयुक्त चित्र में सभी अंकों को एक दूसरे के सामने बदलने में, तो आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि जो क्लॉक में जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के सारे नंबर को हम एक दूसरे के सामने से एक्सचेंज कर देंगे,
फिर चलिए E5 और H2 के बीच, तो E5 और H2, तो E कहाँ, पहले हम ये देख लेते हैं, ये आपका E है, ठीक है, और ये आपका H है। तो यहाँ पे भाई देखिए ये इसके साथ आ जाता है, यहाँ H2 एक्सचेंज कर लिया सामने से, और ये 5 है, तो इसके बीच का ये आ जाता 4, शॉर्टेस्ट पाथ ये 4 टिक करके हम आंसर करके आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको चलना होगा। एक मिनट, 4, अच्छा हाँ ये भी याद है, ये 4 आएगा तो 4 टिक हो जाएगा। देखिए अभी गलती मैंने भी कर दिया, 4 नहीं होगा, 4 तो भाई नंबर एक्सचेंज हो जाएगा ना, 4 तो यहाँ आ जाएगा और ये 1 यहाँ आ जाएगा, तो 1 इज द राइट आंसर। तो ये ही गलती, देखिए मैंने कहा ना भाई आप गलती कर भी देंगे आपको लगेगा भी नहीं कि गलती की, आपने सही किया था, बीच का लेटर ले लिया, नंबर ले लिया, लेकिन नंबर तो एक्सचेंज हुआ, सारा नंबर एक्सचेंज हो रहा है ना, सारा नंबर एक्सचेंज हो रहा है एक दूसरे के सामने से, एक दूसरे के विपरीत से। तो भाई ये G4 अब नहीं रह गया, ये G1 हो गया है, ये आपका S4 हो गया है। तो ये आपका जो आपका E5 था और ये EH2 था, इसके बीच में 1 आंसर इसका होगा, ठीक है। तो ये आपको देखिए प्रैक्टिकली गलती मैंने आपको दिखला दी, हुई भी भाई मेरे से। देखिए गलती तो करना कोई बड़ी बात नहीं है ना, किसी से भी हो सकती है। अब आइए कुछ चीज को समझिए, मैथ से क्वेश्चन यहाँ बनता है आपका। शीर्ष कोण या बिंदु किसे कहते हैं, यानी इंग्लिश में एपेक्स एंगल या वर्टेक्स किसको कहते हैं। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है ना, दो साइड जिसके इक्वल होते हैं, तो दो साइड जो होते हैं, दोनों साइड जिस पॉइंट में मिलता है, जैसे कि देखिए ये मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, एक मिनट भाई देखिएगा, ठीक है, ये रहा, देखिए ये तो इक्विलेटर ट्राइंगल ही लग रहा है जैसा बन गया, चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा। अब मान के चलते हैं ये है आपका 3 सेंटीमीटर और ये है आपका 3 सेंटीमीटर और ये है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं इसका नंबरिंग नेमिंग कर दे रहा हूँ, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो देखिए AB इक्वल्स टू AC है आपका, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, यानी दो साइड इक्वल है ना भाई, दो साइड इक्वल है, तो ये कैसा ट्राइंगल हो जाता है, समद्विबाहु हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो क्लॉक में आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाने बोलेगा, मैं अभी बताऊंगा कैसे बनाने बोलेगा। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या है, इसकी दो भुजाएं आपस में यानी कि टू साइड्स इक्वल होते हैं। टू साइड कौन कौन, AB और AC। तो AB और AC में कॉमन क्या है भाई, A कॉमन है, यानी ये वाला पॉइंट कॉमन है। तो ये जो पॉइंट आपका देख रहे हैं ना, यानी कि दो भुजा जहां आकर के मिलती है, दोनों बराबर भुजा, दोनों इक्वल साइड जहां पे आके मिलती है, उस बिंदु को ही हम लोग कहते हैं शीर्ष कोण, ठीक है, एपेक्स एंगल या फिर वर्टेक्स कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया ये पॉइंट। वही बात, ये तो मैथ्स है ना दोस्त, तो वही चीज मैंने लिखा कि बने हुए त्रिभुज में जिस बिंदु पर समान लंबाई के दो भुजा मिलती है, दोनों इक्वल लेंथ की जो साइड आपस में मिलेगी जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को ही हम लोग शीर्ष कोण, एपेक्स या वर्टेक्स कहते हैं। ज्योमेट्री में आपने पढ़ रखा होगा या मेंसुरेशन में। इन द ट्राइंगल फॉर्म द पॉइंट एट व्हिच टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब यही है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, P5 को A2 से और A2 को E3 से, P5 को A2 से मिलाइए। देखिए P5 यहाँ है और ये आपका A2 है, इसको मिलाइए तो देखिए ट्राइंगल बनाइए, ये बन गया। P5 को A2 से मिला दिए और बोला आपको A2 को E3 से मिलाइए, ठीक है, A2 को आपने E3 से मिला दिया, आगे बढ़िए, A2 को E3 से मिला दिए। फिर बोला गया E3 को P5 से मिलाते हुए E3 को P5 से मिलाइए, तो E3 को P5 से हमने मिला दिया, देखिए एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है, बन गया। देखिए मिलाते हुए एक ट्राइंगल का निर्माण करें तथा उस त्रिभुज के शीर्ष कोण के सामने कौन सा अंक होगा। तो देखिए पहले ये ट्राइंगल जो आपका बना, ये क्या, ये आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे, तो देखिए ये जो आपकी भुजा है A2 से P5, इसके बीच कितना लेटर है, 1 लेटर है, और A2 और E3 के बीच कितना लेटर है, 1 लेटर है, ठीक है। और आपका P5 और E3 के बीच कितना लेटर है, 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर है। तो देखिए इस साइड और इस साइड के बीच में एक एक लेटर है, S1 और C1, यानी कि ये आपका जो साइड हो गया इक्वल साइड हो गया। तो टू साइड इक्वल हो गया, यानी ये कैसा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज में जो पार्ट कॉमन होगा, यानी कि दो साइड जहां पे आकर के मिलेगी, तो देखिए ये साइड यहाँ आके मिल रही है, दोनों साइड यहाँ आके मिल रही है, यानी कि ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आपका शीर्ष कोण हो जाएगा, यानी वर्टेक्स हो जाएगा यही, यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा भाई, वर्टेक्स हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, एपेक्स एंगल, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एपेक्स एंगल। देखिए ये रहा, मैंने लिखा एपेक्स एंगल, ठीक। तो अब आइए क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, क्वेश्चन में बोला है कि त्रिभुज का निर्माण करें तथा उस त्रिभुज का निर्माण कर लिए, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, शीर्ष कोण भी खोज लिए हैं। तो त्रिभुज के शीर्ष कोण के सामने कौन सा अंक होगा, तो भाई चलिए ये हम देख ले रहे हैं, ये आपका शीर्ष कोण है, इसके सामने यानी इसके विपरीत में कौन सा अंक है भाई, 3 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, यानी H3
एलिमेंट है उसका नंबर उसके साथ क्या है 3 है। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। क्लियर है, शीर्ष कोण का भी कंसेप्ट क्लियर है। अब आइए शीर्ष लंब को समझते हैं। शीर्ष लंब क्या है इसको समझिए। देखिए ये भी आपका मैथ्स है भाई। जैसे कि आपने कोई एक ट्राइंगल बनाया है, जैसे ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक, ये हो गया ABC, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसको आप इस बिंदु को या इस एंगल को आप क्या कहेंगे, शीर्ष लंब कहेंगे। या फिर आपने ऐसे बनाया है ये ट्राइंगल, ठीक है, एक मिनट, ऐसे नहीं, मान के चलते आपने ऐसे ट्राइंगल बनाया है, ये रहा आपका ट्राइंगल, ये, ठीक है, और ये आपका जो ट्राइंगल है ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, ये क्या है आपका 90 डिग्री है, ये हो गया BCD। तो ये आपका जो एंगल है ये इसको आप कहेंगे शीर्ष लंब, ठीक, समझ में आ गया। यानी इसका मतलब क्या, शीर्ष लंब किसको बोलेंगे, जिस ट्राइंगल में जिस बिंदु पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है ना, जिस त्रिभुज में जहां 90 डिग्री का एंगल बनता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, शीर्ष लंब कोण कहते हैं, यानी कि अल्टीट्यूड एंगल कहते हैं। द पॉइंट वेयर अ 90 डिग्री एंगल इज फॉर्म्ड इन अ ट्राइंगल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड एंगल। क्लियर है। तो इसी प्रकार से आपको ट्राइंगल बनाया जाएगा क्लॉक में और आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि देखिए S1 को C1 से, C1 को G4 से। चलिए S इसको पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए यहां पे क्या बोला गया आपको, S1 ये रहा आपका और C1 ये रहा, यानी कि S1 से C1 खींच दीजिए, C1 से आपको बोला गया G4, तो ये आपने G4 खींच दिया, सीधा खींचना हमें, ठीक है, ये हो गया आपका G4, ठीक, ये हो गया आपका S1 से C1 आ गया और C1 से आप G4 आ गए, ठीक है दोस्त। इसके बाद आपको क्या बोला गया, देखिए इसके बाद बोला गया तथा G4 को S1 से मिलाते हैं, G4 को आप S1 से मिलाइए, तो ये G4 को वापस S1 से मिला दीजिए, तो ठीक है, ये आपका ऐसे मिल गया है। तो देखिए ये आपका एक ट्राइंगल बना, बिल्कुल ट्राइंगल बना, बना कि नहीं बना भाई, बिल्कुल ट्राइंगल बन गया। और अब ये जो आपका ट्राइंगल बना कैसा बना, ये रहा, देखिए ऐसा ट्राइंगल बन रहा, तो 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा, तो ये जो एंगल होगा ये क्या एंगल होगा, शीर्ष लंब होगा, यानी अल्टीट्यूड एंगल होगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन पढ़िए। मिलाने पर एक त्रिभुज का निर्माण होता है, उस त्रिभुज के शीर्ष लंब कोण के ठीक विपरीत बिंदु का मान क्या है। तो यहाँ पे शीर्ष लंब ये हो गया, इसके ठीक विपरीत बिंदु कौन सा है या विपरीत अंक कौन सा है, B2 है, यानी कि 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। माफ करिएगा यहाँ पे आपको दिया गया W2, W तो है ही नहीं कहीं, वो गलती से लिख दिया गया है, यहाँ पे होगा आपका B2, ठीक है, ये आप ठीक कर लेंगे, ये आपका B2 का नंबर है, ठीक है, B2, 2 इज द राइट आंसर। समझे कि नहीं भाई। देखिए ये आपने एक ट्राइंगल बनाया और बोला गया है क्या आपसे, देखिए यहाँ आपको बोला गया शीर्ष लंब कोण यानी एल्टीट्यूड एंगल, ठीक है ना, शीर्ष लंब कोण के ठीक विपरीत बिंदु का मान क्या है, तो इसके ठीक विपरीत क्या है, B2 है, क्या नाम इसके पास मान है, नंबर कितना है, डिजिट कितना है, 2 है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि शीर्ष कोण कैसे बनता है, 2 साइड जो इक्वल होंगे, 2 साइड जहां पे आपस में मिलेंगे उस बिंदु को शीर्ष कोण कहेंगे। अब वहां से आपको कुछ भी बोल दे, यहाँ पे ठीक सामने बोल दिया है, अब आपको यहाँ बोल देता है कि शीर्ष कोण के ठीक बाएं, तो बाएं क्या हो जाता भाई, बायां मतलब क्या है पहले ये बताया, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में 2 आंसर हो जाता। अगर बोल देता ठीक दाएं, तो दाएं मतलब क्या हो जाएगा भाई, क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो 3 आंसर हो जाएगा। अब कुछ भी बोल सकता था वो, तो इसके बाद अपना वो कंडीशन कुछ भी यूज करके बनवा सकता है क्वेश्चन। चतुर्भुज इजी है, क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा भाई, 4 पॉइंट होने चाहिए, जैसे घड़ी के 4 अलग अलग बिंदु को मिलाकर बनाने वाले आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि जैसे कि देखिए ऐसे बोलेगा, ऐसे कि S1 को C1 से मिलाया गया, C1 को G4 से, G4 को B2 से और B2 को पुनः S1 से मिलाया गया, तो एक चतुर्भुज बना। तो इस चतुर्भुज के में इस चतुर्भुज के, ठीक है, इस चतुर्भुज से अब ये कोई भी क्वेश्चन बना देगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है। तो इसका हम एक क्वेश्चन यहाँ लिए नहीं है, मैं आप अब देखिए ये पहले चतुर्भुज तो आप बना लिए ना, कैसे बनेगा। अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन अराइज कर सकता है, कुछ भी दाएं बाएं अपोजिट सामने इसका कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। तो इसमें मैं आपको अगर क्वेश्चन बनाना चाहूँ, चले मैं इसका क्वेश्चन ले लूंगा, फिर प्रैक्टिस भी करा दूंगा, मतलब पूरा कंसेप्ट क्लॉक टेस्ट का खत्म होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई कंसेप्ट क्लॉक टेस्ट में नहीं देखना, हाँ प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन नए नए आएंगे आपको। एक चीज मेरे से छूट गई आज के वीडियो में, एक भाई ने क्वेश्चन भेजा था टेबल टेस्ट का,
वो मैं लिया ही नहीं भाई, अदरवाइज बहुत ईजी है। देखिए उस क्वेश्चन को मैं यहाँ बता देता हूँ। अब वो भाई भी अगर सीरियस होंगे इतने लास्ट में, क्योंकि अभी मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने एक क्वेश्चन भेजा था, तो उस क्वेश्चन को मैं अभी निकाल रहा हूँ। 1 मिनट का मेरे को टाइम देंगे भाई। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, मैंने निकाल लिया। देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया था कि पंक्ति 5 के अक्षर को, देखिए ये आपका क्या है, पंक्ति 5 है। देखिए ये हो गया आपका रो 5 यानी पंक्ति 5 है। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से आप सुनते रहिएगा, ठीक है। बोला गया है पंक्ति 5 के अक्षर को उलट दिया जाता है, ठीक है। पंक्ति 5 के अक्षर को उलट दिया गया, पंक्ति 5 के अक्षर को उलट दिया गया। उलट जाने का मतलब क्या है, ए आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और डी आपका यहाँ चला जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, और ये ई यहाँ आ जाएगा, सी वहीं का वहीं रहेगा। तो ई वहीं रह गया, सी यहीं है, डी आपका यहाँ आ जाएगा। यानी कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उलट करके ही सीधा सीधी। देखिए पंक्ति 5 है तो रो 5 को अगर हम उलट दिए हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। ये रहा पंक्ति 5, ई यहाँ चला गया, ये ई यहाँ आ जाएगा, तो ई वहीं आ जाएगा, सी बीच में वहीं रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी, ठीक है। तो अब देखिए ये बोला गया पंक्ति 5 को क्या किया गया भाई, अक्षर को उलट दिया जाता। पंक्ति 5 के अक्षर को उलट दिया जाता है तो सबसे छोटे मार्ग से निचले बाईं ओर से, समझिएगा निचले बाईं ओर। तो भाई देखिए दो वर्ड है यहाँ पे, एक है आपका निचले यानी कि नीचे डाउन, बाईं ओर मतलब लेफ्ट। तो ये आपका क्या है भाई, लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। इसका नीचे क्या है भाई, ये हो गया इसका नीचे, है ना, ठीक। यहाँ यानी डी में आप आ गए हैं, अभी डी में आ गए मतलब ए पे आ चुके हैं अभी, क्योंकि उलट दिया गया अक्षर को। तो सबसे छोटे यानी कि आप आ चुके हैं ए के पास, यानी आप यहाँ पे हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे है, यानी ए है यहाँ पे अक्षर। उसके बाद सबसे क्या बोला गया, सबसे छोटे मार्ग से निचले बाईं ओर से ऊपरी दाईं ओर जाने पर, समझिएगा। अब एक बात बतलाइए, बोला क्या गया है, मैं यहाँ पे शब्दों में लिख रहा हूँ पूरी सेंटेंस को। देखिए लिखा क्या गया है, सबसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे छोटे मार्ग से निचली बाईं, निचली बाईं ओर से ऊपरी दाईं ओर जाने पर, ठीक है, ऊपरी दाईं ओर जाने पर किस अक्षर की न्यूनतम आवृत्ति है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिएगा। देखिए सबसे पहले सबसे छोटा मार्ग, इसका मतलब समझिए। देखिए छोटा मार्ग कहने का मतलब क्या, देखिएगा यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। तो अब जैसे कि देखिए एक तो ऐसे कोई जा रहा है, कोई ऐसे घूम के जा रहा है, और कोई ऐसे चला जाएगा। तो छोटा मार्ग क्या होता है, डायगोनल। जब भी जब होता है ना डायगोनल, छोटा मार्ग होता है दोस्त, ठीक। डायगोनल क्या होगा, छोटा मार्ग होता है, क्लियर है। छोटा मार्ग डायगोनल की बात हो रही है। फिर आपको बोल दिया गया नीचे चलिए, और कहाँ जाना, नीचे में बाईं ओर चलेगा। तो बाईं ओर हम यहाँ पे आ गए नीचे में। अब यहाँ से छोटा मार्ग यानी कि ये डायगोनली ही हम लोगों को सोचना पड़ेगा, बाकी आगे क्वेश्चन को पढ़ते चलना है। निचली बाईं ओर से ऊपरी दाईं ओर चलना है। तो दाईं ओर यानी कि ये राइट है, ऊपर चलना है दोस्त, ठीक है ना। हमें ऊपर चलना है, ऊपर चलना है, हमें ऊपर चलना है। लेकिन ऊपर चलना है, छोटा मार्ग ये लेकर के चलना, ठीक है। दाईं ओर चलेंगे हम लोग तो भाई डायगोनली चलेंगे, ठीक है। तो ऊपरी दाईं ओर, एक मिनट दोस्त, ऊपरी दाईं ओर, ठीक है ना, ऊपरी दाईं ओर जाने पर अक्षर की न्यूनतम आवृत्ति है। तो देखिए समझिए, अब यहाँ पे आपका जो लेटर है, यहाँ पे मैं अभी पहले इस लेटर को डी को पहले हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ आपका क्या है, ए है ना जी। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ए है आपका, ये ए है आपका, क्योंकि एक्सचेंज कर दिए ए। अब यहाँ से आप चल रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे आप पहुँच, क्या बोला गया, सबसे छोटा मार्ग यही है आपका। यहाँ से छोटा मार्ग आप चले हैं, ऊपर दाईं ओर चलना है आपको। देखिए निचली बाईं से, यहाँ निचले बायां है, ये बायां है ना दोस्त, ये नीचे है। यहाँ से नीचे बाईं ओर से ऊपर दाईं ओर के चलना, ऊपर दाईं ओर ये राइट है, ऊपर चलेंगे हम लोग। छोटा मार्ग लेंगे तो डायगोनली चलेंगे, ठीक है। किस अक्षर की आवृत्ति न्यूनतम है, न्यूनतम आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, रिपीटेशन कम है। तो देखिए यहाँ ए ऐसे चल रहे हैं, देखिए ऐसे चल रहे हैं, तो यहाँ ए है एक बार, यहाँ पे डी है एक बार, ई है एक बार, ए फिर 2 बार आ गया है, यहाँ पे 2 बार ए आ रहा गया। देखिए ये तो मैं टेबल अपने से बनाया था, उसका जो टेबल में था, देखिए यहाँ पे क्या क्या था, मैं यहाँ पे लिखते चल रहा हूँ।
यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो आ रहा था ये आ रहा था, यहाँ पे ई आ रहा था, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इसको, जो एक्सचेंज किया गया था उसके टेबल में, तो यहाँ आ गया था ई, ठीक है। यहाँ आ गया था आपका ई, यहाँ आ गया था आपका ई, यहाँ था उसका ए, उसके बाद यहाँ है उसका बी उसके टेबल में, उसके क्वेश्चन में, और यहाँ था आपका ए, और यहाँ था आपका ई उसके टेबल में। तो इस मार्ग में अगर आप चल रहे हैं, ठीक है, इस मार्ग में अगर आप चल रहे हैं तो सबसे न्यूनतम आवृत्ति किसके, देखिए ई कितना बार आया, 2 बार आया, ए कितना आया, 2 बार आया, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर बी था, ठीक है। देख लीजिएगा भाई, जो भेजे एटलीस्ट वो देख लीजिएगा। एक स्टूडेंट के लिए मैं काम करता हूँ, सबसे कमजोर स्टूडेंट के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।